गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज कल वाली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बाबर के बाद में बाबर के बेटे यानी हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। और हम जो है मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुग़ल साम्राज्य जो कहाँ से शुरू हुआ था और बाबर ने किस तरीके से आके इंडिया के अंदर जो मुग़ल साम्राज्य का अपना जो राज है वो स्थापित किया था पानीपत के युद्ध के जरिए। तो सेकंड नंबर पे जो है, जब बाबर की डेथ हो जाती है 1530 के अंदर, तो उसके बाद हुमायूं यानी उसका बेटा जो है वो शासक बनता है। और हुमायूं का जो पूरा नाम था वो नसीरुद्दीन हुमायूं था। ठीक है, इसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। 1530 के अंदर आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में ये सिंहासन पर बैठा था। यानी जब बाबर की डेथ होती है तो हुमायूं जो है वो 23 वर्ष का था और आगरा के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था। ये सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले ये बद्स खां का सूबेदार था। यानी आपको पता है कि जब कोई किसी राजा के 3 से 4 बेटे होते हैं तो वो क्या होता है, उनको पहले से ही राजकाज समझाने के लिए और पहले से ही उनको वो राज्य के काबिल बनाने के लिए वो क्या करती हैं, अलग अलग जगह के सूबेदार बना देते हैं। तो ये जो है बाबर हुमायूं जो है बद्स खां नाम की जगह थी, वहाँ पे ये सूबेदार था। राज्याभिषेक के बाद राज्य 3 भाइयों में बांट दिया। इसने क्या किया, जैसे ही इसका राज्याभिषेक हुआ, इसको राजा बनाया गया, तो इसने क्या, इसके 3 भाई थे, कामरान, अश्करी और हिंदाल। ठीक है, तो इसने अपने राज्य को कामरान, अश्करी और हिंदाल यानी इसने 4 पार्ट कर लिए अपने राज्य को, एक अपना पार्ट रख लिया और 3 उनके अंदर बांट दिए। तो ये इसकी राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि एक राजा जो है ना वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता है, उसको बांटता नहीं है, उसके टुकड़े नहीं करता। तो हुमायूं को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी राज करने की, क्योंकि 23 वर्ष की उम्र थी, छोटा था, और उसने क्या किया, राज्य को बांट दिया। इसकी ये सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। और ये कामरान जो वही है जिसका राव जैतसी के साथ युद्ध हुआ था और राव जैतसी को इसने हरा दिया था, ये वही है कामरान। ठीक है, दिल्ली के निकट दीनपनाह नगर की इसने स्थापना की थी। दिल्ली के निकट एक दीनपनाह नाम का इसने एक नगर बसाया था। और इसका सबसे बड़ा जो शत्रु था, सबसे बड़ा जो दुश्मन था, वो शेरशाह सूरी था। क्योंकि इसके जब ये 1530 के अंदर जो हुमायूं है वो राजा बनता है और उसके बाद में 4 पार्ट के अंदर ये अपने राज्य को डिवाइड कर देता है, बांट देता है अपने भाइयों के अंदर। उसके बाद में जैसे उसका शासन शुरू होता है, ये 23 साल की उम्र में इसने शुरू किया था, तो 1539 के अंदर है ना, जो शेरशाह सूरी है ये चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा देता है। ठीक है, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देता है। और हराने के बाद में भी वो दम नहीं लेता। वो 1540 में यानी अगले ही साल दोबारा से वो कन्नौज के युद्ध में, और कन्नौज के युद्ध को कहीं कहीं पे बिलग्राम का युद्ध भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो कन्नौज और बिलग्राम एक ही है। तो कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में दोबारा से इसको पराजित कर देता है। 1539 में जब पराजित किया था ना, तब तो हुमायूं अपने राज्य के अंदर बना रहा, लेकिन मतलब भारत के अंदर ही रहा, वहाँ से गया नहीं था। फिर 1540 में जब ज़्यादा भयंकर तरीके का युद्ध हुआ तो कन्नौज भी मुगलों के हाथ से चला गया और मुगल जो कन्नौज छीन कर सूरी ने दोबारा से इसको हरा दिया। और इस बार क्या है, इसको भारत के बाहर भागना पड़ा था, इसको शरण लेनी पड़ी थी। इसीलिए जो इसका शासनकाल है वो 2 भागों में बंट जाता है। एक तो 1530 में जब ये गद्दी पे बैठा, 1540 तक आपको बताया, अभी बताया, 40 के अंदर इसको कन्नौज बिलग्राम युद्ध में सूरी ने हरा दिया था। और उसके बाद 10 साल शासन करने के बाद ये चला जाता है, ठीक है, 11 साल शासन करने के बाद ये चला जाता है कहाँ पे, भारत छोड़ के चला जाता है ये कहीं दूर। ठीक है, और उसके बाद में 1555 में इसकी एंट्री दोबारा से होती है। यानी सूरी जो है, बीच में सूरवंश यानी मुगल साम्राज्य जब चल रहा था, बीच में सूरवंश स्थापित हुआ था, वो यहीं पे हुआ था। जो हुमायूं है ये बाहर चला जाता है, इंडिया छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ईरान चला जाता है, ये भाग जाता है ईरान और वहीं पे रहता है। ठीक है, निर्वासन काल के दौरान, जब इसका निर्वासन काल था, यानी ये जब भाग गया था, सूरी ने इसको हरा दिया था कन्नौज के युद्ध में, जब ये भागा था, तो इसका निर्वासन काल यानी अपने राज्य से दूर होना होता है, निर्वासित हो जाना। ठीक है, मतलब एक अपने आवास को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो उसको निर्वासन बोलते हैं। निर्वासन काल के दौरान हुमायूं जो है
आरंभ के अंदर सबसे पहले जो इसका निर्वासन काल हुआ था उसके आरंभ में ये अमरकोट के राणा वीरसाल, और ये ना अमरकोट के राणा वीरसाल वाला क्वेश्चन है ना बना हुआ है एसएससी के अंदर, एसएससी जो एग्जाम लेती है ना उनके अंदर बना हुआ है। ठीक है, राणा वीरसाल के महल में ये रहा था और बाद में उसने ईरान के शाह के यहाँ शरण ले ली थी। यानी सबसे पहले जब ये छोड़ के भागा था ना निर्वासन काल के दौरान, ये क्या हुआ, हुमायूं जो है आरंभ में सबसे पहले ये जब यहाँ से अपने राज्य से भागा था तब ये अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में ठहरा था और इसी राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। ठीक है, तो यहीं पे निर्वासन काल के अंदर ही राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हो जाता है और फिर बाद में ये वहाँ से निकल के ईरान के शाह के पास चला जाता है और 1555 तक ये वहीं पे रहता है। फिर 1555 के अंदर ईरान के शाह की मदद से और बैरम खां जो बाद में अकबर को संभालता है ना, वही बैरम खां, ठीक है, ये इनकी मदद से आता है वापस और पुनः दिल्ली की सत्ता हासिल कर लेता है। ठीक है, यानी सूर जो ये था ना शेरशाह सूरी, इसको ये पहले ही मर जाता है, उससे पहले इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कालिंजर अभियान के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। तो जो शेरशाह सूरी है ये तो मर जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो हुमायूं है वापस आता है और ईरान के शाह और बैरम खां, ठीक है, इन दोनों की मदद से दिल्ली की गद्दी पे दोबारा बैठता है। 1555 के अंदर बैठता है। कब बैठता है? 1555 में। उसके बाद 1556 में दिल्ली के अंदर पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मौत हो जाती है। हुमायूं जो है ना पढ़ने का बहुत शौकीन था और जिस दिन इसकी डेथ हुई ना उस दिन भी ये पुस्तकालय से ही वापस लौट रहा था, सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मौत हो जाती है। यानी इसका शासनकाल जो है वो 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो 1530 से 40 तक इसने शासन किया, उसके बाद 1 साल और शासन किया था 1555 से 56 वर्ष तक, 56 जो ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद में जो 1540 में सूरवंश आया था ना उसको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो बीच में आ गया था ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो हुमायूं के द्वारा सबसे पहले हुमायूं ने युद्ध कितने लड़े थे? 2 राह का युद्ध, ये 1531 में। जब ये 1530 में गद्दी पे बैठा ना उसके अगले ही साल 1531 में ये 2 राह का युद्ध इसने लड़ा था और फिर ये इसने चौसा के युद्ध में सूरी ने इसको हरा दिया था 1539 के अंदर। बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में, ये कन्नौज और बिलग्राम एक ही है। ठीक है, कन्नौज युद्ध या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, तब ये हार के भाग जाता है ईरान। और फिर सरहिंद का युद्ध जो ईरान के शाह और बैरम खां की मदद से 1555 में इसकी दोबारा से एंट्री होती है और ये वापस से अपनी जो गद्दी है, दिल्ली की गद्दी जो है वापस से हथिया लेता है, वो सरहिंद का युद्ध था। तो इसने अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, फिर हुमायूं जो है ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। सप्ताह के 7 दिन तक ये 7 कलर के कपड़े पहनता था। जैसे होता है ना कि लकी कलर कौन सा है, आज भी अगर हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो राशि दी होती है, उसके अंदर लकी कलर भी दिया होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये प्रत्येक दिन जो है सप्ताह के 7 दिन ये अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था क्योंकि ज्योतिष में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। और जो हाजी बेगम थी ना उसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवा दिया था 1556 में। जब इसकी डेथ हुई तब इसका हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली के अंदर ही बनवा दिया था और इसकी सौतेली बहन थी एक गुलबदन बेगम। ठीक है, उसने हुमायूं नामा लिखा था। ये गुलबदन बेगम जो है सौतेली बहन थी और इसी ने हुमायूं नामा लिखा था। तो पूछा जा सकता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की सौतेली बहन थी। उसके बाद में सूरवंश, जब बीच में सूरवंश आ गया था ना 1540 के अंदर, तो वो शेरशाह सूरी लड़ता है कन्नौज के युद्ध में और हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं भाग जाता है। तो ये शेरशाह सूरी जो है इसका असली नाम जो है फरीद था और ये फरीद वाला क्वेश्चन अब से पहले 3 से 4 एग्जाम में बन चुका है। मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, उनके अंदर अगर इस सारे को भी पढ़ लिया जाए ना तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें 3 से 4 ही हैं जो बार बार घुमाए जा रहे हैं। तो ये फरीद वाला क्वेश्चन जो है ना 2-3 बार मैंने एग्जाम में देख लिया है। शेरशाह सूरी का जो असली नाम था ना वो फरीद था और इसे शेर खां की उपाधि दी थी बहार खां लोहानी ने। ठीक है, बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी। और जब ये चौसा के युद्ध में हुमायूं को 1539 के अंदर
जब इसने चौसा का युद्ध लड़ा था तब इसने शेर शाह की उपाधि यानी शेर खां की उपाधि तो इसे बहार खां लोहानी ने दी थी, लेकिन ये शेर शाह की उपाधि थी जिस उपाधि का इसने बाद में अपना नाम ही रख लिया था शेर शाह सूरी। ठीक है, क्योंकि सूर वंश से ये बिलोंग करता था। और चौसा के युद्ध के बाद में जैसे ही इसने हराया हुमायूं को तो शेर शाह का इसने नाम ही रख लिया, इसने उपाधि ले ली। ठीक है, और बाद में ये शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया था। ठीक है, इसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 व कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हराया था। 1540 से 45 तक 5 साल तक इसने राज किया था भारत पर। ठीक है, क्योंकि 1540 में हुमायूं भाग जाता है ना, और 5 साल तक 45 तक ये राज करता है। और उसके बाद में 1545 के अंदर कालिंजर अभियान के अंदर, जब कालिंजर का अभियान इसने चलाया था कालिंजर को जीतने के लिए, तब शेरशाह जो है ये शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था। इसके अंदर एक गोले के विस्फोट के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पे सूरवंश का जो है एंड हो जाता है, सूरवंश का खात्मा हो जाता है। केवल 5 ही वर्ष जो है मुगल एम्पायर के बीच में एंट्री हुई सूर एम्पायर की, और ये जो है 5 साल के बाद पूरा का पूरा इसका अंत हो जाता है। शेरशाह सूरी इसका जो प्रवर्तक था, शेरशाह सूरी ने इसको गद्दी को हथियाया था और 5 साल तक इसने राज किया और कालिंजर अभियान के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। और जो ये शेरशाह सूरी है ना, इसने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और अगर देखा जाए तो अपने शासनकाल के दौरान इसने सबसे ज़्यादा अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। सबसे पहले जो है सिंधु से बंगाल तक, जो सिंधु नदी थी उससे बंगाल तक इसने शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था, जिसको वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। और इसका मकबरा जो है, इसकी 1545 में डेथ हो गई थी। कालिंजर अभियान के दौरान एक गोले से इसकी मौत हो गई थी। तो इसका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार के अंदर है। और ये क्वेश्चन भी पंजाब स्टेट के जो मास्टर कार्डर का एग्ज़ाम था उसके अंदर ये आ चुका है, और उसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम में और भी आया होगा, अगर चेक करें तो पता चलता है। ठीक है, तो सासाराम बिहार के अंदर इसका मकबरा बना हुआ है। और भूमि को उत्पादकता की दृष्टि से इस शेरशाह सूरी ने 3 भागों में बांटा था, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणी की। ठीक है, उत्तम जो बढ़िया उपजाऊ थी, मध्यम जो ठीक ठाक थी, और निकृष्ट जो बिल्कुल ही बारानी भूमि थी जिसके अंदर उपजाऊपन नहीं था, जो बंजर भूमि थी। ठीक है, और कबूलियत और पट्टा प्रथा इसने शुरुआत की थी, पट्टा प्रथा की और कबूलियत प्रथा की इसने शुरुआत की थी। डाक प्रथा जो थी ना, इसी के राज के अंदर, इसी के शासनकाल के अंदर आई थी। ठीक है, भूमि मापन के लिए इसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया और 1/3 भाग भूमि कर निश्चित किया था। इसने भूमि पे कर लेना शुरू किया था, और वो कितना था, 1/3 भाग पे लेता था ये कर। ठीक है, और सिकंदरी गज इसने भूमि मापन के लिए यूज किया था। इसने रुपया और दाम नामक सिक्के चलाए थे। रुपया नामक सिक्का तो चांदी का बना हुआ था और दाम जो था वो तांबे का बना हुआ होता था। इसने सिक्के चलाए थे। ठीक है, यमुना के किनारे इसने एक नगर बसाया था, और जो दिल्ली का पुराना किला था ना, उसके अंदर इसने एक मस्जिद बनवाई थी, जिस मस्जिद को किला ए कुन्हा नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो दिल्ली का पुराना किला है उसके अंदर इसने किला ए कुन्हा नामक एक मस्जिद बनवाई थी। और इसका उत्तराधिकारी जो था वो इस्लाम शाह था, इसका बेटा था इस्लाम शाह, जो इसका उत्तराधिकारी बनता, मतलब आगे अगर सूरवंश जो है ख़त्म ना होता तो जो उत्तराधिकारी बन जाता है ये। ठीक है, और क्योंकि उत्तराधिकारी ये इसको बनाया जाता है बाद में, आपको पता है 1555 के अंदर जो है, ज़्यादा टाइम इनका नहीं रहता फिर, क्योंकि सूरवंश ऑलमोस्ट शेरशाह सूरी के साथ ही पतित हो गया था, उसका पतन हो गया था। बाद में 1555 के बाद हुमायूं की वापस से एंट्री हो जाती है, और फिर आपको पता है मुग़ल एम्पायर जो है बहुत बड़ा एम्पायर था, और बहुत ही लंबे समय तक मुग़लों ने राज किया था इंडिया के ऊपर, दिल्ली के ऊपर। ठीक है, तो ये था हुमायूं के बारे में। और बीच में जब सूरवंश की एंट्री होती है तो उसके बारे में कल जो हम हैं अकबर के बारे में, अकबर का जो जन्म हो जाता है, जब निर्वासित काल होता है ना हुमायूं का, और जब राणा वीर साल के महल में वो रहता है तो वहीं पे अकबर का जन्म होता है। और अकबर बाद में शासन जब गद्दी पे बैठता है ना, बहुत छोटा था उस टाइम, जो है बैरम खां जिसके साथ हुमायूं आया था। ठीक है, ईरान के शाह के साथ और बैरम खां के साथ आता है, तो वही बैरम खां जो है उसका संरक्षक बनता है और अकबर जो है गद्दी पे बैठता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है कल वाली क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आपको मुगल साम्राज्य के अंदर और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, चाहे आप कितने ही हाई लेवल के एग्जाम की आप बात कर रहे हो। थैंक यू। जय हिंद।